हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यार के इम्तिहान भाग 8। प्यार का एहसास। दादाजी और दादी जी से विदा लेकर वह दोनों अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए, मगर आज दोनों के ही मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे वे दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उनके दिलों में एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द बढ़ने लगा। लग रहा था कि यह सफ़र ऐसे ही चलता रहे और कभी ख़त्म ही ना हो। मगर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके दिल तो कब के एक हो चुके थे। सिर्फ इजहार करने की देर थी, मगर एक शर्म का पर्दा अब भी दोनों के बीच था। ईशानी सोच रही थी कि मैं कैसे आदित्य से कहूँ कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। कहीं मेरे प्यार को वह मेरा अट्रैक्शन समझकर मेरा मजाक न बना दे। वैसे भी वह इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं कि बहुत सी लड़कियां उन पर मरती होगी। तो क्या वह मुझ जैसी नॉर्मल लड़की को पसंद करेंगे? और कहीं उनकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? वह अपने आप में ही झल्ला उठी और अपने मन में ही बोली, ये कैसे आदमी से प्यार कर बैठी हो ईशानी, जिसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो। यही सोचकर उसका चेहरा लटक गया। यही हाल आदित्य का भी था। वो भी अपनी सोच में गुम था। वह भी यही सोच रहा था कि यह मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे इस लड़की से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं मैं ईशानी को पसंद तो नहीं करने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ मैं और कहाँ यह नाजुक सी लड़की। यह क्यों मुझ जैसे एक आर्मी ऑफिसर को पसंद करेगी। इसके लिए तो कोई इसके जैसा राजकुमार ही आएगा। मैं भी कैसे कैसे सपने देख रहा हूँ। उसने भी अपने ख्यालों को झटका और रास्ते की तरफ अपना ध्यान लगाने लगा। दोपहर तक दोनों दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही ईशानी ने आदित्य को रुकने के लिए कहा। आदित्य ने बाइक रोक दी और ईशानी से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ईशानी नीचे उतरी और नाव में सिर हिलाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। मगर आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं, सर ने आपको घर तक छोड़ने के लिए कहा है, मैं आपको ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता। ईशानी बोली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मेरी फ्रेंड का घर पास में ही है। मैं पहले अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी, क्योंकि मेरा कुछ ज़रूरी सामान उसके पास है। वहाँ से मैं कैब करके अपने घर चली जाऊंगी। आदित्य ने कुछ सोचा, फिर ठीक है कह दिया। जैसे ही आदित्य ने अपनी बाइक स्टार्ट की, ईशानी का मन भारी होने लगा। उसका दिल उससे कह रहा था कि ईशानी, अपने मन की बात एक बार बताकर तो देख, शायद तेरे दिल की बात उनके दिल तक पहुंच जाए। मगर ईशानी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी ईशानी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए आदित्य को आवाज़ लगा ही दी। आदित्य ने जब ईशानी की आवाज़ सुनी तो पलटकर उसका चेहरा देखा। अब ईशानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात कैसे कहे, इसलिए वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। उधर आदित्य ईशानी से कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगा। जब काफ़ी देर तक ईशानी ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य बोला, कुछ कहना चाहती हो? आदित्य की आवाज़ सुनकर ईशानी के मुंह से अचानक निकल गया, थैंक यू। आदित्य ने जब ईशानी के मुंह से थैंक यू सुना तो मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है और संभल कर जाना। यह कहकर आदित्य वहाँ से चला गया और ईशानी आदित्य को जाते हुए देखती रही। जब आदित्य ईशानी की आंखों से ओझल हो गया तो ईशानी की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई। अब ईशानी को लग रहा था, काश वह आदित्य को रोक लेती और अपने मन की बात उसे बता देती। अगर वह इनकार भी करता तो कम से कम उसे यह तो तसल्ली होती कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मगर अब वह क्या कर सकती है? कैसे अपने मन की बात आदित्य को बताएगी? तभी उसे अपने दादाजी का ध्यान आया। उसने अपने मन में सोचा कि घर पहुंचते ही वह अपने दादाजी को आदित्य के बारे में सब बता देगी कि कैसे उसने कई बार उसकी जान बचाई
और अब वह आदित्य को पसंद करने लगी है। हाँ, यही ठीक होगा। यह सोचकर उसने एक टैक्सी रोकी और सीधा अपने घर की ओर चली गई। उधर थोड़ी दूर जाकर आदित्य ने एक पेड़ के साइड में अपनी बाइक रोक दी, जहाँ से वह ईशानी को देख पा रहा था, मगर ईशानी उसे नहीं देख पा रही थी। आदित्य वही खड़ा हुआ ईशानी को देख रहा था। एक बार तो उसका मन हुआ कि जाकर ईशानी को बता दे कि वह उसे पसंद करता है, मगर ना जाने क्यों हमारा इतना बहादुर आदित्य प्यार के मामले में थोड़ा कमज़ोर हो गया। थोड़ी देर में एक टैक्सी आई और ईशानी उसमें बैठकर चली गई, मगर जैसे ही ईशानी गई वैसे ही आदित्य की बहादुरी जाग गई। वह फौरन ईशानी की तरफ दौड़ा, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। ईशानी कैब में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। आदित्य वापस अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट कर दी। तभी उसे कुछ याद आया। कर्नल साहब, हाँ कर्नल साहब, उन्होंने कहा था वह ईशानी के घर वालों को जानते हैं। यही ठीक रहेगा। जैसे ही उसकी छुट्टियां ख़त्म होगी वह कर्नल साहब से बात करके ईशानी के घर वालों के बारे में पता कर लेगा। फिर अपने दादू को अपने दिल की बात बता देगा। वही ईशानी के घर वालों से उसके रिश्ते की बात कर लेंगे। वैसे भी उसके दादू उसकी शादी जल्दी ही कराना चाहते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उसे कोई लड़की पसंद है तो वह फौरन उसका रिश्ता उस लड़की से कर देंगे। यही सब सोचकर आदित्य अब खुश था। उसने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल गया, मगर उन दोनों को ही नहीं पता था कि घर पर एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतज़ार कर रहा है। ईशानी जैसे ही अपने घर पहुंची, सीधा अपने दादाजी के पास जाने लगी। तभी बाहर हॉल में ही उसे अपनी चाची विद्या दीवान मिल गई। उन्हें देखते ही ईशानी बोली, चाची जी, दादाजी कहाँ हैं? मगर उसकी चाची उसके किसी भी सवाल का जवाब ना देकर उल्टा वो उस पर चिल्लाने लगी और बोली, तो आ गई आप? क्या ज़रूरत थी अपनी सहेली के घर रुकने की? कॉलेज से सीधा घर नहीं आ सकती थी? पर नहीं, इन्हें तो सहेलियों के साथ घूमना है, घर की तो कुछ चिंता ही नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही कहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची थी, इसलिए किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। यह सुनते ही ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर आए भी क्यों ना। उसकी चाची लगभग रोज ही उसे यह ताना मारती थी और याद दिलाती रहती थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सब सुनकर ईशानी को बहुत दुख होता है, मगर वह अपना दुख किसी को भी नहीं बताती। तभी ईशानी के दादाजी की जोरदार आवाज़ आई, बहू! यह सुनते ही विद्या दीवान एकदम से चुप हो गई। यह थे ईशानी के दादाजी निरंजन दीवान, जो कि ईशानी को बहुत प्यार करते थे। ईशानी के माता पिता के गुजर जाने के बाद निरंजन दीवान ही थे जो कि ईशानी को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसका साथ देते थे। नहीं तो ईशानी की चाची तो कब का उसे इस घर से निकाल चुकी होती। ईशानी के चाचा जी ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्हें ईशानी और ईशानी की चाची के इस कड़वाहट भरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें तो लगता था कि विद्या दीवान अपने बच्चों की तरह ही ईशानी का भी ध्यान रखती हैं। ईशानी भी उन्हें अपनी चाची के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बताती थी। ईशानी के चाचा चाची की 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी थी संजना। संजना एक खुले विचारों की मौज मस्ती करने वाली लड़की थी। उसे सिर्फ अपने से ही प्यार था। क्लब जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, देर रात तक पार्टी करना, यही उसके शौक थे और उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ी मॉडल बने। मगर उसके पापा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका सपना पूरा करने में उसकी माँ उसकी पूरी मदद करती थी। आखिर वह उनकी प्यारी बेटी जो थी। उनकी दूसरी बेटी का नाम है प्रिया, जो कि एक समझदार तथा मेहनती लड़की है। प्रिया एक लॉयर है और समाज सेवा करती है, जो कि उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रिया ईशानी से बहुत प्यार करती है और ईशानी के हर कदम में उसका साथ देती है। यह दोनों बहनें ईशानी से बड़ी हैं।
इन तीनों से छोटा है राहुल, जो सबका लाडला है और अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश गया है। उसके पापा चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके बिजनेस में उनके साथ दे, मगर राहुल को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सिंगर बनना चाहता है। उसकी कई एल्बम भी है जो काफ़ी हिट रहे, मगर उसके इस टैलेंट के बारे में सिर्फ ईशानी को ही पता है, क्योंकि राहुल और ईशानी का रिश्ता भाई बहन का नहीं बल्कि दोस्ती का है। ईशानी के दादाजी ईशानी को देखते ही उसे अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं। ईशानी उनसे अलग होते हुए बोली, पहले यह बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा, अब तुम आ गई हो तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मगर पहले यह बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। मैंने तुम्हारी चाची को तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं तो वह इसमें भी सारी गलती तुम्हारी ही बताती और तुम्हें ही बुरा भला कहती, इसलिए तुम भी किसी को कुछ नहीं बताना। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर अपने दादाजी को लेकर सोफे पर बैठ गई। दादाजी बोले, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, तुम काफ़ी थक गई हो। उनकी बात मानकर ईशानी अपने कमरे में आ गई। आज संजना की शादी थी और सभी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। राहुल और प्रिया इस शादी में नहीं आए क्योंकि उनके एग्ज़ाम थे। ईशानी अपने कमरे में बैठी आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने दादाजी से आदित्य के बारे में बात करेगी, पर इस शादी के बाद। उधर आदित्य जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी मां अमृता सिंह और बड़ी मां पूर्णिमा सिंह हॉल में ही बैठी थी और आदित्य के दादाजी सूर्य प्रताप सिंह जी से कुछ बात कर रही थी। हवेली में नौकर इधर उधर दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे। तभी आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखकर उसकी माँ अमृता बोली, आ गया तू, मिल गई तुझे अपने काम से फुर्सत। आदित्य ने आते ही अपने कान पकड़ लिए और सॉरी बोलकर अपनी माँ के गले लग गया। उसके गले लगते ही उसकी माँ का सारा गुस्सा गायब हो गया। वे उसके माथे को चूम कर बोली, कितने दिनों बाद आया है, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुझे देखने के लिए। तभी आदित्य के दादाजी बोले, अरे अब अपनी माँ से ही बातें करते रहेगा या हमसे भी मिलेगा। यह सुनते ही आदित्य फौरन अपने दादाजी की तरफ मुड़ा और उनके पैर छूकर बोला, कैसे हैं आप दादाजी। दादाजी ने भी उसे खूब सारे आशीर्वाद दिए और अपने सीने से लगा कर बोले, जिंदा हूँ ताकि तेरी शादी देख सकूं। दादाजी अपने तीनों पोतों और पोती से बहुत प्यार करते थे, मगर आदित्य से वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आदित्य में उन्हें हमेशा अपनी परछाई दिखाई देती थी। आदित्य के दादाजी भी आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत साल अपने देश की सेवा में दिए थे। फिर यह कमान उनके बड़े बेटे आलोक प्रताप सिंह ने संभाली, मगर एक मिशन में वह शहीद हो गए। उनके दो बच्चे हैं, रुद्र प्रताप सिंह और आयशा। आलोक प्रताप सिंह के शहीद हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने बेटे रुद्र को आर्मी में जाने से मना कर दिया। तब आदित्य ने फैसला किया कि वह आर्मी में जाएगा। जब वह अपने दादाजी के मुंह से उनके तथा अपने बड़े पापा की बहादुरी के किस्से सुनता था तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उसने तो बचपन में ही फैसला कर लिया था कि वह भी अपने देश की सेवा करेगा और अपने दादाजी की तरह आर्मी में जाएगा। आर्मी में तो रुद्र भी जाना चाहता था, पर उसके पिता की मौत का उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसके कारण वह कई सालों तक बीमार रहीं। और तभी उन्होंने रुद्र से यह वादा ले लिया कि वह कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा। रुद्र ने भी अपनी माँ की सेहत को ध्यान में रखते हुए अपने इस सपने को अधूरा ही छोड़ दिया और अपने चाचा दिनेश प्रताप सिंह के साथ अपनी कंपनी प्रताप इंडस्ट्रीज संभालने लगा। आदित्य के पिता दिनेश प्रताप तो आदित्य को भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहते थे, मगर आदित्य तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें उसके दादाजी ने उसका पूरा साथ दिया। आदित्य का एक छोटा भाई भी है, समय प्रताप सिंह। सभी लोग उसे सैम बुलाते हैं।
वह इन दिनों अपने कॉलेज के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है। इन तीनों की एक छोटी बहन भी है, आयशा। यह इन तीनों की जान है। आयशा भी समय के साथ उसके ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। अपने दादाजी से मिलने के बाद आदित्य जैसे ही अपनी बड़ी माँ पूर्णिमा जी की तरफ बढ़ा, उन्होंने हाथ दिखाकर आदित्य को वहीं रोक दिया और बोली, अपनी माँ को तो तुमने मना लिया, मगर मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। आज तुम्हारे भाई की शादी है और तुम अब आ रहे हो। अरे भाई की शादी में तो तुम्हें 10 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो बस मेहमानों की तरह कुछ घंटे पहले आ गए और अब कुछ घंटे बाद चले जाना। तुम्हें पता भी है शादी में कितने काम होते हैं। तभी एक आवाज़ आई, हाँ, और आपके ना आने से वह सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। यह आवाज़ थी समय की, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था और सीधा जाकर आदित्य के गले लग गया। फिर बोला, भाई देखो ना, तुम्हारे ना आने से बड़ी माँ और माँ ने मुझसे काम करा करा कर मेरी क्या हालत कर दी। उसकी यह बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक और प्यारी सी आवाज़ आई, हाँ आदि भाई, माँ और छोटी माँ ने सैम भैया से इतना काम करवाया कि इनकी सारी गर्लफ्रेंड तो इन्हें नौकर ही समझने लगी और इनसे ब्रेकअप करके भाग गईं। उसकी इस बात पर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और सैम का मुंह बन गया। यह थी आयशा, इस घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली। आयशा दौड़कर आई और आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, कैसी है मेरी गुड़िया। इसका जवाब सैम देता है, भाई इसका साइज देखकर आपको पता नहीं चल रहा कि यह कैसी है। इस पर आयशा चिढ़कर बोली, देखो ना भाई, यह मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, तो इसे इग्नोर कर, अब मैं आ गया हूँ ना। आयशा बोली, यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सभी फिर से हंसने लगे। आदित्य पूर्णिमा जी के पास आता है और उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है। इस पर पूर्णिमा चौंक जाती हैं और आदित्य से उन्हें नीचे उतारने के लिए कहती हैं, मगर आदित्य कहता है, नहीं बड़ी माँ, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं आपको नीचे नहीं उतारूंगा। पूर्णिमा जी कहती हैं, देख पूर्णिमा जी कहती हैं, देख रही हो अमृता, बचपन में ही भी यह जिद करके अपनी सारी बातें मनवा लिया करता था और अभी भी नहीं बदला। उनकी बात सुनकर अमृता जी कहती हैं, दीदी इसकी सारी जिद भी तो आप ही पूरी करती थी, तभी तो यह ऐसा हो गया है। सैम कहता है, बड़ी माँ जल्दी से आदि भाई को माफ़ कर दीजिए, नहीं तो वह सारा दिन आपको ऐसे ही गोद में उठाए रखेंगे। फिर आप रुद्र भाई की शादी की तैयारियां कैसे करेंगी। रुद्र का जिक्र होते ही पूर्णिमा बोली, ठीक है आदि, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ करूंगी, तुम अपने रुद्र भाई को टाइम पर शादी के लिए तैयार कर देना। यह सुनते ही सैम और आयशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, बुरे फंसे आदि भाई। आदित्य का मुंह बन गया। वह बोला, बड़ी माँ यह तो बहुत मुश्किल टास्क है। पूर्णिमा जी कहती हैं, तो गलती भी तो तुमने बहुत बड़ी की है। तब आदित्य कहता है, ठीक है बड़ी माँ, रुद्र भाई को टाइम पर तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी, मगर रुद्र भाई हैं कहाँ। इस पर पूर्णिमा जी बोली, और कहाँ होगा, वहीं अपने स्टडी रूम में। वह तो आज भी ऑफिस जाना चाहता था, बड़ी मुश्किल से उसे ऑफिस जाने से रोका है, मगर उसने तो ऑफिस ही घर पर बना लिया। आदित्य बोला, कोई बात नहीं बड़ी माँ, अब भाई की जिम्मेदारी मेरी है, आप निश्चिंत हो जाएं। तभी दादाजी बोले, एक तू ही है जो उसे संभाल सकता है, नहीं तो हम में से तो वह किसी की भी नहीं सुनता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी कहानी का यह पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।